ये बात है 2019 के दिसंबर महीने की, जिसमें मेरा सब कुछ बदल गया। मेरा जो वज़न है वो पूरा 35 केजी एक छोटे बच्चे की तरह, स्केलेटन की तरह दिन ब दिन होते जा रहा था। जब मेरी रिपोर्ट आई तो हम सब, मैं, मेरे हस्बैंड, वो रिपोर्ट देख के पसीने से तरबतर, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। उन 11 दिनों में मैंने क्या झेला वो मैं ही जानती हूँ। एक नर्क का सफ़र था वो। मुझसे एक कदम दूर मेरी मौत खड़ी थी। कभी आपने मौत को नज़दीक से देखा है? जी हाँ, मैं रोज़ देखती हूँ और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती हूँ, जीतूंगी तो मैं ही। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ? तो बता दूं कि पिछले 5 साल में 1, 2 या 3 बार नहीं, लगभग 8 बार आईसीयू में जा चुकी हूँ और हर बार एक नई जंग लड़कर आती हूँ और फिर नई उम्मीद के साथ फिर आगे बढ़ती हूँ। हफ्ते में 3 बार मेरा खून साफ किया जाता है। शरीर में इकट्ठा हुए पानी को निकाला जाता है। अगर आपको कभी लगे कि आप अपनी जिंदगी से हार मान गए हैं, तो एक बार आप मेरी कहानी जरूर देख लेना। नमस्ते, मैं प्रज्ञा सिंह, मुंबई, महाराष्ट्र से। मैं आज आपको अपने बारे में बताने आई हूँ। मेरे हस्बैंड प्रयागराज में हाईकोर्ट में लॉयर हैं और एक बेटा, एक बेटी है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। छोटा सा परिवार था मेरा। सब कुछ काफ़ी हँसी-खुशी जैसे रहता है, सब कुछ वैसा था। लेकिन अचानक हमारी ज़िंदगी में एक भूचाल सा आ गया, जिसने सब कुछ हिला के रख दिया और मेरा परिवार उस तूफ़ान में बिल्कुल तिनके की तरह इधर-उधर हो गया। ये बात है 2019 के दिसंबर महीने की, जिसमें मेरा सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि नए साल की शुरुआत होती कैसे है लोगों की, बिल्कुल हँसी-खुशी या कुछ नया सोच के, पुराना भुला के, लेकिन मैं आपको बताती हूँ 2019 के एंडिंग में मुझे अचानक सूखी खांसी स्टार्ट हो गई। तो नॉर्मली जैसे हम हाउसवाइफ हैं, काढ़ा बना के पीना, चाय पीना अदरक वाली, सिरप पीना, ये सब मैंने किया, लेकिन मुझे बिल्कुल आराम नहीं हो रहा था। दिन ब दिन मेरा वो प्रॉब्लम बढ़ते चला जा रहा था और मेरा जो वज़न है वो पूरा 35 केजी एक छोटे बच्चे की तरह, स्केलेटन की तरह दिन ब दिन होते जा रहा था और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है अचानक ही। प्रॉब्लम तो सिर्फ़ एक खाँसी की थी, लेकिन ऐसे अचानक सब कुछ पूरे शरीर में बदलाव कैसे? फिर मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास लेके गए प्रयागराज में ही। तो वहाँ पे सोचिए, इतनी ठंडी का मौसम था और जब मेरी रिपोर्ट आई तो हम सब, मैं, मेरे हस्बैंड, वो रिपोर्ट देख के पसीने से तरबतर, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। पता चला कि मेरी दोनों किडनियाँ फ़ेल हो गई हैं और मुझे डायलिसिस पे जाना होगा। और फिर हमें एक बहुत बड़ा फ़ैसला लेना था, क्योंकि डायलिसिस हमने सुना तो था कि क्या होता है, लेकिन नॉलेज नहीं था उसके बारे में। कि ऐसे हमें लगता था कि शायद डायलिसिस मतलब सब कुछ खत्म, कुछ दिन जिंदा रहेंगे और उसके बाद में खत्म। तो मुझे बहुत चिंता होती थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं डायलिसिस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने जो परहेज किया जाता है वो सब डॉक्टर के कहने पे, पर मेरा क्रेटनाइन जो था, क्रेटनाइन आपको बता दूं, क्रेटनाइन उसे कहते हैं जैसे हमारे खून में जो हम खाते हैं वो, उसमें कुछ जहरीले पदार्थ भी रहते हैं, कुछ ताकत वाले भी, पौष्टिक पदार्थ भी रहते हैं और वही किडनी उसे छानती है, बिल्कुल चाय की तरह, कि कचरा ऊपर रह जाता है और साफ चाय नीचे निकलती है। लेकिन हमारी जब किडनी फेल है तो वो सब कुछ हमारे शरीर में इकट्ठा हुआ रहता है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको लेना ही होगा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट तो सेकंड ऑप्शन है, पर डॉक्टर ने कहा कि पहले आपको डायलिसिस स्टार्ट करना ही होगा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे नहीं कराना है, मैं परहेज़ करूँगी या फिर होम्योपैथिक, कई चीज़ें हैं जो मैंने कई लोगों से सुना था कि इस तरीके से ठीक होता है। तो हमने कुछ दिन वो भी ट्राई किया, लेकिन मेरा क्रेटनाइन लेवल दिन-ब-दिन बढ़ता गया और वो इतना बढ़ गया कि वो स्टेज 1, 2, 3 नहीं, 5 पे गया। मेरी रिपोर्ट आई फिर से 27 मेरा क्रेटनाइन लेवल, और बहुत आश्चर्य की बात थी कि 9 या 10 में ही इंसान की ऑलमोस्ट डेथ हो जाती है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अब हमें चलना ही होगा डॉक्टर के पास। वो मुझे ज़बरदस्ती लेके गए। मैं काफ़ी रो रही थी। मैं निकलते वक़्त अपने घर को चारों तरफ देख रही थी कि ये हमने लिया, ये हमने इस उम्मीद से ये किया, वो मेरे बच्चों का टिफ़िन रखा था, सब
मैं बोली पता नहीं मैं शायद इस घर में दोबारा लौट पाऊँगी कि नहीं। और फिर लेकिन मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब चलना तो है ही, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैं, मेरे हस्बैंड हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पे डॉक्टर ने मेरा डायलिसिस स्टार्ट किया, फर्स्ट डायलिसिस था मेरा, जो कि गले में कैथेटर लगा के स्टार्ट किया गया। उस समय तो मुझे उतना पता नहीं चला, मैं बेहोश थी। सिर्फ़ मेरे कानों में आवाज़ जा रही थी। डॉक्टर स्टाफ से जो नर्सेस रहती हैं, उनसे कह रहे थे कि ये बचेगी नहीं, कुछ घंटों की मेहमान है। बेहोशी की हालत में भी मेरे कानों में वो आवाज़ जा रही थी। उसके बाद में फिर मुझे होश आया, मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि मेरे कानों में कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी। वो बोले कि नहीं प्रज्ञा, तुम ये सब बिल्कुल मत सोचो, ये हो सकता है वो तुम्हारा वहम हो। मेरे हस्बैंड लगातार मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि वो सिर्फ़ एक दिलासा है, ताकि मैं उम्मीद ना छोड़ूँ या दुखी ना होऊँ, वो मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। लेकिन उन 11 दिनों में मैंने क्या झेला, वो मैं ही जानती हूँ। एक नर्क का सफ़र था वो। जी हाँ, मैंने जीते जी नर्क देखा, ये कह लीजिए। एक बड़ा-सा कमरा, उसमें डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, गले में मेरे कैथेटर लगा हुआ, आधी बेहोशी की हालत में, कानों में बीप बज रहा था और कहीं किसी बुज़ुर्ग की 70-72 साल के जो थे, उनकी आवाज़ आ रही थी कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। वो जीने के लिए लड़ रहे थे और मेरे कानों में वो आवाज़ इस तरीके से गूंज रही थी कि जैसे वो मैं ही हूँ, कि मुझे भी बचा लो। मैं जीना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। मुझसे एक कदम दूर मेरी मौत खड़ी थी, लेकिन मेरी जो जीने की चाह थी, वो मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे परिवार के लिए थी। क्योंकि मैंने अपने सामने जो हालात थे उस समय मेरे सामने, उसमें मैंने कई लोगों को मौत से लड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखा था। तो लगभग 11 दिन आईसीयू में रहने के बाद में, जब डॉक्टर ने वहाँ पे भी जवाब दे दिया यूपी प्रयागराज में, तो फिर हमने डिसीजन लिया मुंबई जाने का। मेरे मम्मी-पापा वहाँ रहते हैं, उन्होंने बुलाया। उसी दिन फ्लाइट से हमें वहाँ पे अर्जेंट जाना पड़ा इमरजेंसी में। जब मैं वहाँ पे फ्लाइट से उतरी, व्हीलचेयर में मुझे बिठा के एयरपोर्ट के बाहर लेके आया गया। मेरे पापा वेट कर रहे थे, तो मैं उनको देख के इतना रोने लगी कि मैं मतलब व्हीलचेयर पे बैठी हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं व्हीलचेयर पे बैठ के इतना उनको देखते ही मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर हम वहाँ घर पे गए। सेकंड फ्लोर पे हमारा घर है, बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो मुझे नीचे से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चढ़ने में लगभग आधे पौन घंटे इतने लग गए। स्लो एक स्टेप चढ़ना, फिर साँस लेना, फिर एक स्टेप चढ़ना, इस तरीके से। और उसमें मेरे आँसू नहीं रुक रहे थे कि ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ इतनी एक्टिव, इतना दौड़ना, मैं लोगों को बोलती थी, "अरे! चलना ही तो है, चलो ना।" लेकिन मैं खुद लाचार थी। फिर मैं घर पे गई, वहाँ पे मेरा सेकंड डे से मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मेरे हाथों में फिस्ट्यूला लगाया गया, क्योंकि पहले कैथेटर गले में लगा था, जो कि टेम्परेरी रहता है। परमानेंट कैथेटर हाथ पे लगाया जाता है। कैथेटर यहाँ पे 2 नसों को जोड़ के एक मशीन वाइब्रेट होता रहता है, वो उसे फिट किया जाता है, उसी से डायलिसिस होता है। जब वो फिस्ट्यूला उसे कहते हैं, जब वो फिस्ट्यूला मेरे हाथ में फिट किया गया, जब मुझे होश आया तो मैं बस रो रही थी। डॉक्टर बोले, "क्या हो गया? दर्द तो होता नहीं है, हमने तो मतलब इस तरीके से किया, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा।" तो मैंने कहा कि मैं इसलिए रो रही हूँ, मैं दर्द मैं सह सकती हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं मेरे बच्चों का टिफ़िन बना पाऊँगी कि नहीं? मैं कुछ कर पाऊँगी कि नहीं घर का काम? मुझे उस समय बस ये लग रहा था कि मेरे हाथ बेकार हो गए, अब मैं क्या करूँगी? लेकिन डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो, और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए मुझे फिस्टुला से रिलेटेड कि इसमें चूड़ियाँ, बैंगल्स वगैरह कुछ नहीं पहनना है, और उसके बाद में वज़न नहीं उठाना है। इस तरीके का इंस्ट्रक्शन उन्होंने फिस्टुला के लिए दिया। तो मुंबई में एक बार फिर से मेरी जंग शुरू हो गई इस बीमारी के खिलाफ। मेरा डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होता था। मेरे हस्बैंड प्राइवेट लॉयर थे और पापा भी प्राइवेट जॉब में हैं। अगर मेरे हस्बैंड मेरा केयर करते थे तो उनका काम रह जाता था। फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती थी। इसीलिए मुझे मुंबई आना पड़ा। मुंबई आने का मैं एक कारण आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑरेंज, येलो कार्ड्स हैं, उनकी रेशनिंग कार्ड
उनके लिए डायलिसिस फ्री है और मेरा भी एक कारण ये था ताकि मेरे डायलिसिस फ्री हो सके। हमारा ऑरेंज राशन कार्ड की वजह से मेरा डायलिसिस काफ़ी आसानी हो गई मुझे फाइनेंशियली। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो बिल्कुल फ्री हो गया। सिर्फ मेरा मेडिसिन और इंजेक्शन का जो खर्च है बस वही आता है, वो भी लेकिन 20 टू 30, क्योंकि डायलिसिस ऐसी बीमारी है जो कि आप अगर आपके पास पैसा है या फिर गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है तो आप हो, नहीं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ दिन के मेहमान। एक तरफ मैं इस बीमारी से लड़ रही थी और दूसरी तरफ मेरा परिवार मेरी इस बीमारी की वजह से बिखर गया था। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड प्रयागराज, और मुझे अपनी बेटी को अपने साथ लाना पड़ा। वो मेरे साथ रहती है, बेटा और पति प्रयागराज रहते हैं। इस तरीके से सब कुछ बिखर भी गया इस बीमारी में। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार खड़ा था। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा तुम हो, बस हमें ये चाहिए। साथ रहना ज़रूरी नहीं है, हम ये जानते हैं, इसी से खुश हैं कि तुम हो हमारे लिए। इस तरीके से मुझ में भी जोश आया कि नहीं, मुझे जीना है, मुझे भी खड़े होना है। मैं व्हीलचेयर और बेड पे अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करूँगी। मैं और लोगों की तरह गिड़गिड़ाऊँगी नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये उस समय मैं 4 घंटे का जो ये प्रोसेस होता है, हाथ में निडल लगता है, बिल्कुल हाथ स्ट्रेट करके आपको बेड पे लेटे रहना पड़ता है। एक हाथ से आप फ़ोन देख सकते हैं। तो मैंने वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम वगैरह देखना स्टार्ट किया, म्यूज़िक सुनती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी रील्स बनाऊँ, तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ। बट जब मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे अपना एक चैनल, मैं आपको बता दूँ कि मैं जोश टॉक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं जोश टॉक देखती थी, उसमें मैंने एक कैंसर सर्वाइवर को देखा था। मुझे उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब मैंने उनकी स्टोरी देखी, मैं इतनी इंस्पायर हुई। मैंने कहा कि जब वो आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जी सकती हूँ? मैं भी लोगों को दिखाऊँगी कि नहीं, हम जी सकते हैं, हम डायलिसिस पेशेंट भी रोज़ मौत से लड़ के फिर जीत सकते हैं। हालाँकि मेरे फॉलोवर्स काफ़ी कम है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं ये फॉलोवर्स के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ। जब भी मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हूँ या यूट्यूब के लिए कोई वीडियोज़ बनाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से हील कर रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। और इस तरीके से डे बाय डे जो 35 केजी की मुझे बेड से उठा के वॉशरूम तक पकड़ के लेके जाया जाता था, वो भी थोड़े से डिस्टेंस को मुझे पहुँचने में 20 प से 25 मिनट लग जाते थे, रुक-रुक के। तो मैंने देखा कि इससे मुझे खुशी मिल रही है, और मैंने जोश टॉक के वीडियोज़ के बारे में तो बताया ही, तो उससे भी मुझे काफ़ी जोश आया कि हाँ, नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं भी ये कर सकती हूँ। उसके बाद में मैंने काफ़ी रील्स वगैरह, कुछ कॉमेडी रील्स, कुछ स्मॉल शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह डालने स्टार्ट किए, अपने डायलिसिस से रिलेटेड डाले, अपने डायलिसिस सेंटर और कई डायलिसिस सेंटर्स के लिए मैंने वीडियोज़ बनाए और उसे शेयर किया, मेरी वीडियोज़, और मुझे देख के कोई इंस्पायर हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे अपने डायलिसिस सेंटर के लोग बहुत खुश होते थे कि प्रज्ञा तुम इस तरीके से हो, काश हम भी ऐसे हैं। तो मैं उन्हें बताती थी कि आप भी हो सकते हो। मैं आपको बता दूँ कि मेरा हार्ट बीट नॉर्मली सबका 60 टू 70 रहता है, बट मेरा सिर्फ़ 25 है। मुझे डॉक्टर ने ट्रैवल के लिए मना किया है, ज़्यादा हैवी काम करने के लिए मना किया है, लेकिन मैं सब करती हूँ और मुझे जहाँ जाना रहता है मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ। मैं हर साल घूमने कहीं न कहीं निकलती हूँ, और अभी मैं खुद वेस्ट बंगाल, पूरा हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी। 5 डेज़ मेरे ट्रेन में ही बीते। तो मेरे सेंटर के लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे हुआ प्रज्ञा? कैसे तुमने अपने आप को सँभाला? तो मैंने कहा कि बिल्कुल जो डॉक्टर प्रिकॉशन कहते हैं, इसमें लिक्विड हमें अवॉइड करना रहता है। हमारे जो क्योंकि हमारे शरीर में लिक्विड स्टोर हो जाता है यूरिन ना होने की वज़ह से। मैं आपको बता दूँ कि डायलिसिस पेशेंट को यूरिन नहीं होता। पिछले 5 साल से मुझे यूरिन नहीं हुआ है, टॉयलेट नहीं हुआ है। फिर ये बॉडी में तो मैं पानी पे कंट्रोल रखती हूँ, डॉक्टर से जाने के पहले मैं मिल लेती हूँ कि मुझे क्या करना है, कौन-सी मेडिसिन के ड्यूरिंग ट्रैवल मुझे लेना है, इस तरीके से। तो यहाँ तक तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं ट्रैवल करती हूँ, कई जगह जा चुकी हूँ। उसके बाद में मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे रील्स भी बनाती हूँ। पर आज आपको एक बात ये भी बता दूँ कि पॉज़िटिव के साथ जैसे नेगेटिव भी रहता है, उसी तरह मेरी ज़िंदगी में भी समाज का एक ऐसा तबका है जो कि मेरे
बीमारी पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। उन्हें लगता है कि ये रील्स बना रही है, ये वीडियोज़ बना रही है, यूट्यूब पे अपलोड कर रही है, इंस्टा पे अपलोड कर रही है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी-खासी हँस रही है, नाच रही है, गा रही है। तो इसे क्या हुआ है? उसे ये हुआ है कि वो अपने शौक से मुंबई रहना चाहती है, अपने मम्मी-पापा के साथ रहना चाहती है। इस तरीके से वो मुझे ताने देते हैं। उन्हें लगता है कि यही है सच कि मैं मुंबई अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ। तो जब मैं इस बीमारी से लड़ रही हूँ, तो इस तरीके के नेगेटिव ताने मारने वाले रिश्तेदारों से कोई लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। मैं उनकी बातें इस कान से सुनती हूँ और उस कान से निकाल के अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशी पे फ़ोकस करती हूँ, अपने परिवार पे फ़ोकस करती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप अपने आप को इससे बचा सकते हैं। तो मैं बता दूँ कि सूखी खाँसी, बीपी, शुगर या हल्का-सा फ़ीवर कुछ भी अवॉइड ना करें। बिना डॉक्टर के परमिशन के कोई दवा ना खाएँ। हम हाउसवाइफ़ क्या करती हैं कि फ़ीवर हुआ, कुछ भी हुआ, तो हम कोई सी भी टैबलेट लेके खा लेते हैं, बट वो हमें नहीं करना है, क्योंकि वो कहाँ जाके वो टैबलेट हमारे किस ऑर्गन पे क्या असर कर रहा है, वो कह नहीं सकते। इसका इलाज मैं बताती हूँ, इसका इलाज या डायलिसिस है या फिर ट्रांसप्लांट। लेकिन ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है, वो काफ़ी महँगा है, वो सबके लिए अफ़ोर्डेबल नहीं है। सब जगह अलग-अलग उसके एक रेट फिक्स किए गए हैं, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 50 लाख। इस तरीके से एक नॉर्मल इंसान तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है डायलिसिस, उसी में चलना पड़ता है। डायलिसिस में आपको ये प्रिकॉशन लेना है कि आपको लिक्विड बहुत कम लेना है। मुझे डॉक्टर ने सिर्फ़ आधा लीटर पानी पीने के लिए कहा है, या फिर लिक्विड जिसमें सब्जियों का जो ग्रेवी कहते हैं जूस, वो पानी, चाय, दूध सब उसमें उस आधे लीटर में इंक्लूड रहता है। और डॉक्टर ने वो मना पानी पीने के लिए मना किया, तो अब पानी ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ खाने ना मिले लेकिन पानी मिले। अब बात करेंगे कि हमें इसमें खाना क्या है, डायलिसिस पेशेंट को स्पेशली। तो बता दूँ कि हमें हाई प्रोटीन खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग डायलिसिस जो प्रोसेस रहता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, उसमें हमारे शरीर से विटामिन, प्रोटीन, आयरन सब कुछ साथ में वो भी छन जाता है, निकल जाता है, स्टेन हो जाता है जो कहते हैं। इसीलिए हमें हाई प्रोटीन खाना रहता है। हाई प्रोटीन के लिए हमें अंडा खाना रहता है। अंडा क्योंकि पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। फिश खाना रहता है। नॉन-वेज आप खा सकते हैं। मैं बता दूँ कि मैं वेजिटेरियन थी, लेकिन इस बीमारी में मैंने नॉन-वेज खाना भी स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है, तो फिर ऑफ़ कोर्स मैंने अंडा, मछली सब खाना स्टार्ट किया। और हाई पोटेशियम चीज़ें नहीं खानी है, जैसे आलू, केला, ये सब अटैक डायलिसिस पेशेंट को अटैक बहुत जल्दी असर करता है। तो हमें केला और आलू और कुछ फ्रूट्स, ज़्यादातर फ्रूट्स अवॉइड करने हैं। आप एप्पल के, पाइनएप्पल के एक-एक पीस खा सकते हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको ये बता रही हूँ, जिनको डायलिसिस नहीं हुआ है। आजकल 9 साल के बच्चे से लेके मैंने 80 साल के बुजुर्ग तक को देखा है डायलिसिस पे। तो आपको लगता होगा जो 80 साल के, वो तो समझिए एज की वजह से यहाँ पे आए, जो भी रीज़न हो, ऑर्गन हमारे धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन एक 9 साल का, 19 साल का, 20 साल का बच्चा कैसे यहाँ पे आ गया? तो बता दूँ कि जंक फूड जो आजकल काफ़ी लोग खाते हैं, स्पेशली मैंने मोस्टली मेरे डायलिसिस सेंटर में जो यंगस्टर आए हुए हैं, जिनका डायलिसिस हो रहा है, उनका मैंने रीज़न क्या सुना जानते हैं? शेज़वान। शेज़वान सॉस जो आजकल सब बच्चे सभी खाते हैं, हम घर पे भी रखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जंक फूड अवॉइड करें, या फिर इस तरह के सॉसेस जो होते हैं उसे बिल्कुल अवॉइड करें। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है किडनी फेलियर का। इसके साथ बता दूं कि आपको योगा भी करना है। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफ़ी करती हूँ, और नॉर्मली ऐसा नहीं कि मेरा एक टाइम फिक्स हो। अगर मैं नॉर्मली ऐसे बैठी भी रहती हूँ तो भी मैं गहरी सांस लेती हूँ, छोड़ती हूँ। इस तरीके का एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि जो थकान आपको दे वैसा कुछ भी नहीं करना है। आप बैठे-बैठे नॉर्मली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए। इस तरीके का बिल्कुल स्मूथ जो योगा हो वही करिए। चलते-चलते मैं जोश टॉक का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ऐसा मंच दिया जहाँ पे मैं अपनी बात रख पाई, लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाई, अपनी कहानी पहुँचा पाई।